साथियों, नमस्कार। हम बात कर रहे हैं हिंदी व्याकरण पर। हिंदी व्याकरण की अगर हम बात करें तो हिंदी व्याकरण तीन विभागों में बटी हुई है: वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण विचार पर हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे शब्द विचार पर। शब्द विचार पर मैंने पिछली कक्षा में आप लोगों को बताया था कि उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर उत्पत्ति स्रोत या इतिहास इतिहास की दृष्टि से शब्दों के 5 भेद हैं। पहला जो भेद है उसको तत्सम कहा गया, तत्सम। दूसरा है तद्भव। तीसरा है देशज। चौथा है विदेशज। और पांचवा है संकर। पांचवा क्या है? संकर। हिंदी भाषा में पांच आधारों पर या फिर 5 तरीकों से क्या है शब्द हिंदी में आए हैं। तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशिज शब्द है, विदेशिज शब्द है और संकर शब्द है। उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों के भेद। आज हम दूसरे बिंदु पर बात करेंगे, रचना के आधार पर शब्दों के भेद पर। रचना के आधार पर अगर हम पूरे शब्द विचार की बात करें तो शब्द विचार में जो पहला प्रकार तो हमने पढ़ ही लिया था, उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास की दृष्टि से शब्द भेद। इतिहास की दृष्टि से शब्द भेद। और दूसरा जो प्रकार है वह है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द भेद। शब्द विचार में जो तीसरा भेद है वह है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। और चौथा जो प्रकार है वह है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास की दृष्टि से मैंने अभी आप लोगों को बताया कि शब्दों के 5 भेद हैं। और उसके बाद आता है रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर अगर हम बात करें तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये 3 क्या है शब्दों के भेद हो जाते हैं। प्रयोग के आधार पर अगर हम बात करें तो इसके 2 प्रकार बनते हैं, एक है विकारी और दूसरा है अविकारी। दूसरा कौन सा है? अविकारी। एक तीसरा प्रकार और व्याकरणों ने बताया है वह है निपात। इस पर भी हम क्या है आगे चलकर बात करेंगे। अर्थ के आधार पर अगर हम बात करें तो अर्थ के आधार पर भी 2 प्रकार हो जाते हैं। एक तो है सार्थक शब्दों का, सार्थक शब्द, और एक है निरर्थक शब्द। एक कौन से है? निरर्थक शब्द। हालांकि कोई भी भाषा है, उस भाषा के कोश की अगर हम बात करें तो उसमें निरर्थक शब्द नहीं होते हैं, सार्थक शब्द ही क्या है होते हैं किसी भी भाषा में। तो उस पर भी हम क्या है विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। आज हम बात करेंगे रचना के आधार पर शब्द भेद पर। रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के शब्द हैं। एक है रूढ़, एक है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द,
तीसरा है योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। इसके 3 भेद हैं। अगर रूढ़ शब्दों की बात करें, मैं पहले परिभाषा आप लोगों को बता देता हूं। रूढ़ शब्द की अगर हम बात करें तो वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, जिनका कुछ विशिष्ट अर्थ हो गया है। इनके शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया भी हमें क्या है, ज्ञात नहीं होती है। इन रूढ़ शब्दों का अन्य अर्थ भी नहीं होता। अगर इन शब्दों के टुकड़े भी किए जाएं तो ये स्वतंत्र अर्थ भी नहीं देते हैं। जैसे दूध शब्द है, गाय शब्द है, रोटी शब्द है, दीपक शब्द है, पेड़ शब्द है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं हमारे शब्दकोश में। क्या है, वह रूढ़ शब्द है जो विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, जिनका एक नाम निर्धारित कर दिया गया है। मैं यहां इस शब्दों की परिभाषा लिख देता हूं, रूढ़ शब्दों की। रूढ़ शब्द वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु, व्यक्ति, स्थान, वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए। इन शब्दों की अगर हम बात करें, इन शब्दों के अगर टुकड़े किए जाए, इन शब्दों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन शब्दों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जितने भी रूढ़ शब्द हैं उनके और टुकड़े नहीं हो सकते। उनको क्या है, टुकड़ों में हमें बांटा नहीं जा सकता। और दूसरी बात इन शब्दों के बारे में यह है कि इन शब्दों की जो मूल इन शब्दों के जो निर्माण की प्रक्रिया है उसका भी हमें क्या है, पता नहीं चल पाता है। निर्माण प्रक्रिया भी हमें ज्ञात नहीं है। रूढ़ शब्दों निर्माण प्रक्रिया का भी पता नहीं चलता। इन शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया है वह भी हमें क्या है, ज्ञात नहीं है। और इन शब्दों का अन्य अर्थ भी नहीं होता, कोई अन्य अर्थ भी नहीं लगाया जा सकता है। अन्य अर्थ भी हम नहीं लगा सकते, अन्य अर्थ भी हम नहीं लगा सकते। तो ये है रूढ़ शब्द। अगर रूढ़ शब्दों के उदाहरण की बात करें, जैसे एक दूध शब्द है, दूध शब्द है, दीपक शब्द है, दूध शब्द है, दीपक शब्द है, या हम कहें चाय शब्द है, रोटी शब्द है। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं वो क्या है, रूढ़ हो गए हैं। उनको क्या है, रूढ़ शब्द की संज्ञा हम देंगे। अब दूसरे शब्द है यौगिक शब्द। रचना के आधार पर दूसरा जो शब्द भेद है वह है यौगिक शब्दों का। यौगिक में योग मूल शब्द है और उसमें एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। योग तो शब्द है और उसके साथ क्या, एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो शब्द बना यौगिक। यौगिक शब्द यानी कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने शब्द। इन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है। जैसे हमने रूढ़ शब्दों के बारे में पढ़ा था कि उनका पृथक अर्थ नहीं होता, उनका अन्य अर्थ भी नहीं लगाया जा सकता। तो यौगिक शब्द 2 शब्दों के योग से मिलकर बनते हैं और इन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है।
किंतु वे मिलकर अपने मूल शब्द से संबंधित या किसी अन्य अन्य किसी न किसी अर्थ का बोध भी कराते हैं। अगर हम शब्द निर्माण की इकाइयों को देखें, शब्द निर्माण की 4 इकाइयां हैं। एक है संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। इन यौगिक शब्दों में ये 4 क्या है, जो शब्द निर्माण की प्रक्रिया है, उनको शामिल किया जाता है। यानी कि संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय से निर्मित जितने भी शब्द हैं वो क्या है, सारे के सारे यौगिक शब्द होंगे। क्या होंगे वो? यौगिक शब्दों के अंतर्गत आएंगे। जैसे विद्यालय शब्द है, विद्यालय शब्द है, ये 2 शब्दों के मेल से बना है, विद्या धन आलय। एक शब्द है जैसे चिड़ीमार शब्द है ना, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। चिड़ीमार, ये भी 2 शब्दों के मेल से बना है, यानी कि उनको क्या है, यौगिक अंग शब्द कहेंगे। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, इन शब्दों के निर्माण की जो प्रक्रिया है वह क्या है, संधि है, समास है, उपसर्ग और प्रत्यय है। अगर समास की बात करें, समास में बहुब्रीहि समास को अगर छोड़ दें, बहुब्रीहि समास को अगर हम छोड़ दें तो बाकी संधि, समास में बहुब्रीहि समास को छोड़ें, उपसर्ग और प्रत्यय, इन सब से निर्मित जितने भी शब्द हैं वह क्या है, यौगिक शब्द कहलाएंगे। अब तीसरे भाग पर हम बात करेंगे योग रूढ़ शब्द पर। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्दों की अगर हम बात करें तो वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है। अगर मैं कहूं कि वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, ये शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। किसी विशेष अर्थ के लिए क्या है, रूढ़ हो जाते हैं। इनकी परिभाषा लिख देता हूं कि वे यौगिक शब्द, वे यौगिक शब्द, वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है। शब्दों के योग से होता है, योग से होता है। यह शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए, रूढ़ हो गए, रूढ़ हो गए हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि शब्द निर्माण की 4 प्रक्रियाएं हैं या 4 इकाइयां हैं, जिनमें संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। समास की अगर हम बात करें तो समास में बहुब्रीहि समास हमने छोड़ा था यौगिक शब्दों में, तो बहुब्रीहि समास क्या है, इसमें सम्मिलित किया जाता है। बहुब्रीहि समास से निर्मित जितने भी शब्द हैं वह क्या है, योग रूढ़ के अंतर्गत आएंगे। जैसे एक शब्द है पंकज। हालांकि पंकज का अर्थ है कीचड़ में जन्म लेने वाला,
तो किसके लिए विशेष रूढ़ अर्थ में ये प्रयुक्त होता है? तो कमल के लिए क्या है, यह प्रयुक्त होता है। जैसे एक शब्द है दशानन, क्या है? दशानन। दशानन मतलब 10 है आनंद जिसके, तो किसके लिए ये प्रयोग आ रहा है? ये शब्द रावण के लिए क्या है, रूढ़ हो गया है दशानन शब्द। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो बहुब्रीहि समास से क्या है, निर्मित शब्द है, उनको क्या योग रूढ़ शब्द हम कहेंगे। तो हमने रचना के आधार पर शब्दों के भेद पर बात की है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद पर। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। शब्द भेद देखो, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद की अगर हम बात करें तो दो प्रकार के शब्द हैं, एक है विकारी और दूसरा है अविकारी। विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। दूसरा क्या है, अविकारी शब्द। इसको अव्यय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अव्यय। एक तीसरा प्रकार भी माना जाता है जिसको निपात कहते हैं, वो आगे चलकर हम इस पर क्या है बात करेंगे। विकारी शब्द, मैं यहां लिखता हूं विकारी शब्द। विकारी, देखो विकारी का अर्थ यानी कि विकार, विकार उत्पन्न होना। कि विकार किसका विकार, यानी कि वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाता है या जिसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। देखो शब्दों में जो विकार जो उत्पन्न करने वाले जो शब्द हैं, जो इकाइयां हैं वो 4 हैं, लिंग, वचन, काल और कारक। यानी कि वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाता है उन्हें विकारी शब्द हम कहते हैं। विकारी शब्दों की अगर हम बात करें तो विकारी शब्द भी 4 प्रकार के हैं। एक है संज्ञा शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द है। क्या है, विकारी शब्द है। कि विकारी लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर क्या है, इनमें परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन कैसे होता है, शब्द परिवर्तन की इकाइयों की अगर हम बात करें तो शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयां मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, 4। एक है लिंग, यहां लिख देता हूं कि शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयां, 4 इकाइयां मानी जाती है। कौन कौन सी होती है, पहला है लिंग, दूसरा है वचन, तीसरा है काल और चौथा है कारक। इसके आधार पर किसी शब्द में परिवर्तन हो जाता है तो उसको क्या है, विकारी शब्द हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विकारी शब्द। मैंने अभी बताया था ना कि वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार क्या है परिवर्तित हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 क्या है, प्रकार है। अब लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर इनमें परिवर्तन कैसे होता है उस पर भी हम क्या है बात कर लेते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा, छात्र शब्द लिखा है। देखो लिंग के आधार पर परिवर्तन कैसे होता है, मैंने शब्द लिखा छात्र, छात्र पढ़ रहे हैं, तो आगे मैं क्या लिखूंगा, छात्र शब्द क्या है, पुल्लिंग है। ये शब्द क्या है, पुल्लिंग है। और दूसरा है एक वचन है,
पुल्लिंग है, एक वचन है। और इसमें अगर परिवर्तन करना हो तो क्या शब्द लिखूंगा मैं? छात्रा। क्या है? छात्रा पढ़ रही है। तो क्या बन रहा शब्द? स्त्रीलिंग बना। छात्रा अगर शब्द लिख दूंगा तो बना स्त्रीलिंग। क्या शब्द बन जाएगा? स्त्रीलिंग बन जाएगा। इसका मतलब है लिंग के आधार पर शब्दों में क्या है? परिवर्तन होता है। छात्र से छात्रा बन जाता है शब्द। तो पुल्लिंग से क्या बन गया? स्त्रीलिंग शब्द बन गया है। अगर मैं वचन के आधार पर शब्द में परिवर्तन करूं, देखो यहां छात्र लिखा है, यहां पर बहुत सारे। अब देखो छात्र शब्द पुल्लिंग है, एक वचन है। छात्रा शब्द स्त्रीलिंग है और क्या है? एक वचन है। छात्राएं क्या है? पाठ पढ़ रही है। यहां लिख दो क्या? छात्राएं पाठ पढ़ रही है। पाठ पढ़ रही है। तो छात्राएं शब्द क्या है? ये स्त्रीलिंग है। और दूसरी बात क्या है? ये है बहुवचन में आ रहा है शब्द। इसमें आ रहा है बहुवचन में। क्या है? बहुवचन में। इसका मतलब है कि वचन के आधार पर भी शब्दों में क्या है? परिवर्तन हो जाता है। यहां पर था छात्र और यहां पर क्या आ गया? छात्राएं आ गया है। अब आती है बात काल के आधार पर परिवर्तन कैसे होता है। देखो काल के आधार पर अगर हम बात करें तो मैं एक शब्द बोलूं, छात्रा ने पाठ पढ़ा, तो ये भूतकाल का शब्द है, वाक्य है। और मैं कहूं कि छात्रा पाठ पढ़ रही है, तो ये वर्तमान काल का हुआ। और मैं ये लिखूं कि छात्रा पाठ पढ़ेगी, तो ये भविष्य काल का हो गया। इसका मतलब हुआ कि काल के आधार पर भी क्या है? शब्द में परिवर्तन हो जाता है। छात्रा ने पाठ पढ़ा, छात्रा पाठ पढ़ रही है, छात्रा पाठ पढ़ेगी, यानी कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो काल के आधार पर भी क्या है? शब्दों में परिवर्तन होता है। अब बात आती है कारक के आधार पर शब्द परिवर्तन की, कि कारक के आधार पर शब्द में रूप परिवर्तन कैसे होता है। कारक के आधार पर रूप में परिवर्तन कैसे होता है? इस कारक के आधार पर, कारक के आधार पर रूप परिवर्तन। देखो मैं एक वाक्य लिखता हूं कि राधा ने रमा को पत्र लिखा है। राधा ने रमा को पत्र लिखा। राधा क्या है? यहां पर ने विभक्ति लगी हुई है, और ने विभक्ति जिसके साथ लगेगी वो तो क्या हुआ? करता हुआ। क्या हुआ? करता हुआ। रमा को विभक्ति लगी हुई है, इसका मतलब है कर्म क्या है? या कारक है। पत्र लिखना क्या है? क्रिया हुई। लिखना क्या? क्रिया हुई। तो इसका आगे कर्ता, कर्म और क्रिया। अब देखो, अब यहां पर अगर मैं यहां लिख दूं रमा ने, वापस राधा ने रमा को पत्र लिखा। अब रमा क्या है? राधा को पत्र लिख रही है। क्या है? रमा ने राधा को पत्र लिखा। पहले पत्र कौन लिख रहा था? राधा लिख रही थी। अब पत्र कौन लिख रहा है? रमा लिख रहा है। अब यहां पर कर्ता बदल गया। यहां पर कर्ता राधा थी, अब यहां पर कर्ता कौन आ गया है? रमा आ गई है। और यहां पर रमा क्या थी? कर्म थी। और यहां पर राधा क्या है? कर्म। पहले वाक्य में राधा ने रमा को पत्र लिखा था, दूसरे वाक्य में रमा ने राधा को पत्र लिखा है। यहां पर राधा ने रमा को लिखा है, यहां पर रमा ने राधा को पत्र लिखा है। यहां पर कर्ता कौन थी? राधा थी। और यहां पर कर्म कौन है? रमा थी। अब यहां पर कर्ता कौन होगी? रमा होगी। और यहाँ पर जो कर्म है वो क्या है? राधा होगी। इसका मतलब है कि कारक के आधार पर भी क्या है? शब्दों के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, या रूप परिवर्तन हो सकता है। समझ बात आई? लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर क्या है? रूप परिवर्तन कैसे होता है। देखो अब दूसरा जो भेद है वो है अविकारी या अव्यय शब्द। दूसरा क्या है? अविकारी या अव्यय शब्द।
अव्यय यानी जिनको खर्च नहीं किया जा सकता, जिनका व्यय नहीं होता। अविकारी यानी अविकारी, जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है। कि वे शब्द जिनका रूप लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है। वे शब्द जिनका रूप लिंग वचन काल व कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है, उनको क्या है, अविकारी शब्द बोलते हैं या अव्यय शब्द बोलते हैं, या कि जिनका रूप वह नहीं होता है। और अगर इनके प्रकारों की अगर हम बात करें, या हम ये कहें कि इन शब्दों का जो रूप है सदैव वही बना रहता है, जिनमें रूप परिवर्तन नहीं हो पाता है। क्रिया विशेषण पहला है जो प्रकार है इसका विकारी शब्दों का, उसमें है क्रिया विशेषण। दूसरा है संबंध बोधक। तीसरा है विस्मयादि बोधक। समुच्चय बोधक। पहला क्रिया विशेषण है, दूसरा है संबंध बोधक है, तीसरा है विस्मयादि बोधक है, चौथा है क्या है, समुच्चय बोधक है। ये चार प्रकार है अविकारी शब्दों के, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक। इन पर आगे चलकर हम क्या बातचीत करेंगे। अभी हमने पढ़ा था प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद पर। अब हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर। मैंने बताया था ना, अर्थ के आधार पर। तो चौथा जो प्रकार है वह क्या, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, एक सार्थक और एक निरर्थक। सार्थक शब्दों की बात करें तो पहला जो प्रकार आता है वह है एकार्थी का। एकार्थी शब्द क्या आता है, एकार्थी शब्द यानी जिनका अर्थ एक ही होता है। जैसे शब्द है दिन, रात, धूप, इनका एक ही अर्थ होता है शब्दों का, उनको क्या है, एकार्थी शब्द बोलते हैं। और दूसरा जो प्रकार है वह है अनेकार्थी शब्द। क्या है, अनेकार्थी शब्द यानी एक से अधिक अर्थ वाले शब्द। जैसे एक शब्द है हरि जो शब्द है इसके बहुत सारे अर्थ है। हरि बंदर को भी कहते हैं, हरि भगवान विष्णु को भी कहते हैं, हरि भगवान कृष्ण को भी कहते हैं, हरि सिंह को भी बोला जाता है, यानी कि प्राणों का हरण करने वाला। और एक शब्द जैसे सारंग शब्द के भी कई अर्थ हैं। और तीसरा जो प्रकार है वह है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द यानी कि जिनका अर्थ समान होता है, अर्थात एक ही शब्द के अनेक समानार्थी शब्द। जैसे सूर्य शब्द है तो सूर्य शब्द के बहुत सारे पर्याय माने जाते हैं। जैसे इसको भानु भी कहते हैं, इसको भास्कर भी बोलते हैं, इसको क्या है, भास्कर भी बोला जाता है, रवि, दिनेश, इसके बहुत सारे आगे क्या है, पर्याय है। और चौथा जो प्रकार है वह है विलोम शब्दों का। विलोम शब्द क्या है, विलोम अर्थात एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द, जैसे जय, पराजय, आशा, निराशा इत्यादि। और पांचवा प्रकार है समुच्चारित शब्द का है। समुच्चारित शब्दों का, समुच्चारित यानी जिनका उच्चारण समान होता है। जिनका उच्चारण क्या है, समान होता है। यानी कहता हूं कि जिनका उच्चारण समान है, जिनका उच्चारण समान होता है। जैसे एक शब्द है अनिल, एक शब्द है अनल, एक अनिल शब्द है। देखने में तो समान शब्द लग रहे हैं, लेकिन इन दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। फिर जो छठा प्रकार है वह है शब्द समूह के लिए एक शब्द।
जैसे एक शब्द है अजात शत्रु, और इसके जो शब्द समूह बन रहा है जिसका कोई शत्रु ना हो उसको क्या बोला जाता है? अजात शत्रु। यानी ये प्रकार है शब्द समूह के लिए एक शब्द का। और एक है समूहवाची शब्द, जैसे लकड़ियों के गट्टर, गट्टर होता है, गुच्छा होता है, बहुत सारी लकड़ियां, उसको हम लकड़ियों का गट्टर बोल देते हैं। चाबियां होती हैं, उनको गुच्छा बोल देते हैं, चाबियों का गुच्छा या अंगूरों का गुच्छा। ये क्या समूहवाची शब्द है, समूह को प्रकट करने वाले शब्द है। और आठवां एक प्रकार है ध्वन्यार्थक शब्दों का, जैसे पशुओं पक्षियों की बोलियां या जड़ पदार्थों की ध्वनियां इत्यादि। ये क्या ध्वन्यार्थक शब्दों के अंतर्गत आएंगे। फिलहाल आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। आगे की कक्षा में फिर हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।